दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीबी चैनल पर। दोस्तों ये इकोलॉजी से संबंधित एमसीक्यूज़ वाला ये वीडियो सीरीज़ है। ठीक है, इसके पहले इसमें 3 वीडियो हैं, तो आप उसको प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर जाइए और उसको देख लीजिए। वैसे मैं लिंक दे दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आप उससे उसको देख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसमें, प्रीवियस ईयर के भी हैं, कुछ नए प्रश्न भी हैं, तो दोनों मिक्सअप हैं। ठीक है, तो 42 प्रश्नों तक वहाँ मैंने करवाया था। आगे अभी इसमें शुरू करेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो जैव समुदाय। ठीक, याद रखना। इकोलॉजी शब्द का सब सर्वप्रथम किसने बोला था, तो अर्नेस्ट हैकल। ठीक, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो कितना प्रतिशत भाग, केवल 1 से 2%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय जैव समुदाय एवं वातावरण तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो क्या है ये, पारिस्थितिकी तंत्र है और क्या। ठीक है, तो याद रखिएगा। एक पारतंत्र में शैवाल जो हरिकाई होती है उसका स्थान होता है, क्या है वो, तो वो उत्पादक है। ठीक है, जो हरिकाई होती है वो उत्पादक है। ठीक है, एक पारतंत्र में मानव व सभी जंतु, क्या है ये, मानव व सभी जंतु क्या है, तो उपभोक्ता है। ये उपभोक्ता ही है, ये तो उत्पादक तो हो नहीं सकते। ठीक है, पारतंत्र में बाज का स्थान क्या है, बाज का स्थान क्या है, सर्वोच्च उपभोक्ता में आता है। ठीक, पारतंत्र में मानव क्या है, तो मानव सर्वाहारी है। ठीक है, मानव सर्वाहारी है क्योंकि सब कुछ खाता है, वेजिटेबल्स भी खाता है और नॉन वेज भी खाता है। ठीक, तो सर्वाहारी में आएगा। पोषण की दृष्टि से अपघटक क्या होते हैं, तो अपघटक क्या है, वो मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको, क्या होते हैं, मृतोपजीवी। उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते, कौन नहीं आता इनमें से। ठीक है, देखिए कौन कौन सा नहीं आता है, सी। ठीक है, वो उपभोक्ता नहीं है वो। ठीक, वो मृतोपजीवी है। एक तालाब पात्र में बड़ी मछलियाँ, कछुए, मेढक, ये क्या है, इनको क्या कहोगे, मतलब ये प्राइमरी उपभोक्ता हैं, द्वितीयक उपभोक्ता हैं, कौन कौन है ये, तो ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। ठीक, याद रखिएगा इनको। जलमंडल जल थल व वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत है, तो जैवमंडल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये लगभग 22 से 30 किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, महत्वपूर्ण है। विश्व के सभी भौगोलिक पारतंत्रों के संगठन को क्या कहते हैं, तो ऑब्वियसली मतलब इसमें जैवमंडल ही कहेंगे, जितना भी है ये पूरा जैवमंडल ही आता है, ये सब पूरा। ठीक है, घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारतंत्र को क्या कहते हैं, तो ये घरों में क्या रखते हैं, एक्वेरियम ही रखते हैं अपने पास वो, और तो कुछ रखते नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारतंत्र क्या होता है, तो जाहिर सी बात है वो, क्या बोलोगे उसको, कृत्रिम पारतंत्र। ठीक है, बनाया गया है ना, वो कृत्रिम है, पर्यावरणिक तो है नहीं, प्राकृतिक तो है नहीं वो। पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होता है, तो जो भी अगर आप कुछ अवांछनीय परिवर्तन करेंगे तो पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न होता है, तो बी आंसर क्या होगा इसका, बी, याद रखिएगा इसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये वाले क्वेश्चंस लेते हैं। तो देखिए, इसमें मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कौन से हैं, देखिए आप इसमें मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र बताइए, तो वन पारतंत्र तो है नहीं। ठीक है, फसल पारतंत्र देख लीजिए, घास पारतंत्र, और ये अलवणीय जल पारतंत्र। तो देखिए फसल पारतंत्र है जिसको मानव निर्मित कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि फसल वो उगाता है मानव। ठीक, तो याद रखिएगा। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो सूर्य ही है, सूर्य भगवान। ठीक, जीवाणु एक्टिमो एक्टिनोमाइसीज व कवक को कहते हैं, क्या कहते हैं, ये क्या होते हैं ये जीवाणु, और ये सब क्या क्या कहलाते हैं ये, तो ये अपघटक हैं। ठीक है, अपघटक, जिनको आप मृतोपजीवी बोलते हो, वही होते हैं अपघटक। पारतंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की जो योजना कड़ी होती है, योजन कड़ी, उसको क्या कहते हैं, दोनों के बीच में। ठीक है, तो क्या है वो, जैव संरचना ही है, दोनों के मध्य योजन कड़ी को क्या बोलते हैं, जैव संरचना। ठीक,
भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो देखिए, वैसे तो इसमें बहुत सारा ही है, ठीक है, इसमें से सभी है, लेकिन वन उन्मूलन जो है, वनों का उन्मूलन जो है, वन उन्मूलन, वो सर्वाधिक प्रभावी कारण है। ठीक, याद रखिएगा इनमें से। प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर क्या होगा? तो मोर क्या है? मोर को क्या बोलोगे? ठीक, तो ये खाद्य स्तूप का शीर्ष शीर्ष उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है। मित पोषणी जो ओलिगोट्रॉफिक झील का उदाहरण कौन सा है? इनमें से मृत मित पोषी, मतलब ये राजस्थान की जो सांभर झील है ना, वो मित पोषणी का उदाहरण है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। निम्नलिखित जलवायु कारकों में कौन पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? तो इनमें से क्या है जो सबसे कम प्रभाव डालता है? तो पवन है जो सबसे कम प्रभाव डालती है, बाकी सब डालते हैं। नुकीली पत्तियों एवं भेदक गहराई वाली जड़ों के पौधों को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो किस में किया जाता है इनको वर्गीकृत? ये मरुद्भिद। ठीक, ए, याद रखिएगा। दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? इकोटोन। ठीक है, याद रखिएगा इसको। भूतल पर दीर्घकालिक निर्वाहित जीवन किसकी विशेषता है? ये किसकी विशेषता है ये? तो ये पारिस्थितिकी तंत्रों की। ठीक है, निर्वाहित जीवन, सस्टेन्ड लाइफ जो है वो किससे संबंधित है? पारिस्थितिकी तंत्र से। बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किसी जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय, जो प्रोग्रेसिव लॉस होता है, हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो वो क्या है वो? तो ये श्वसन है। ठीक है, श्वसन के द्वारा होता है। सामान्य रूप में आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? कितनी होती हैं? तो 4 होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हमने करीब 25-30 प्रश्न कर लिए, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे प्रश्नों को। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो देखिए, इसमें जो सौरिक ये विकिरण है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्लेरोफाइट्स जो होते हैं, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, ये किसके लिए किया जाता है? तो ये झाड़ी पौधों के लिए किया जाता है। ठीक है, स्क्लेरोफाइट्स, याद रखिएगा। उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण करते हैं। किससे ग्रहण करते हैं ये? तो ये न्यूनतम अंश, क्योंकि जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या है, नीचे सबसे अधिक होगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो कम होती जाएगी। तो एनर्जी का जो फ्लो होता है, आपको पता है कि 10% का नियम है, मतलब अगले जो ऊपर जो अगले स्तर में पहुंचेगी तो सिर्फ 10% ही पहुंचेगी, 90% कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा सत्य नहीं है? देखिए, पढ़िए इसको, तो आपको पढ़ लीजिएगा आप इसको, मैं इसमें सिर्फ आंसर बताता हूँ आपको। ये सुलभ पर्यावरण के कतिपय जीन को प्रारूपों को धारण करने वाले अन्य जीव प्रारूप को धारण करने वाले जीवों की तुलना में क्षमता कम होने वाले होते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये गलत है। ठीक है, मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? जो मृदा में उपस्थित जल की मात्रा है उसको क्या कहते हैं? तो वो होलार्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, किसी स्थान की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण कौन सा है? हाइग्रोमीटर। बालुकोद्भिद, ठीक है, किस स्थान पर उगने वाले पौधे हैं? तो बालुकोद्भिद जो बजरी और रेत पे उगते हैं ना, ये तो वो साइक्रोमीटर कहलाते हैं उनको, याद रखिएगा इनको, इससे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए, इनमें से पढ़िए आप, पढ़ के मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर देकर फिर हमारे आंसर से मैच कीजिए। ठीक, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना है। तो इसमें डी है ये जो गलत है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में विविधता के द्वारा तंत्र में होने वाली अस्थिरता बढ़ती है, बढ़ती नहीं है, ये अस्थिरता है तो वो घट जाएगी। ठीक है, जितनी डाइवर्सिटी होगी उतना ही वो पारिस्थितिकी तंत्र स्थिर होगा। ठीक, इसीलिए बोलते हैं। बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो बेकार सख्त भूमि में जो उगते हैं उनको बोलते हैं कर्सोफाइट्स, यानी सी, बेकार और सख्त भूमि में। उसके पहले हमने साइक्रोफाइट देखा था ना, जो रेती, बजरी और रेती में उगते हैं।
किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है? तो किस प्रकार के होता है वो? ऊर्जा पिरामिड। ठीक, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संघटक नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? जीवी संघटक नहीं है, आपको देखने से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वायु जीवी तो नहीं है, तो आपको ऐसे ही कॉमन सेंस लगा सकते हैं। 1985 से हर वर्ष भारत सरकार द्वारा ये के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है ये देख लीजिए, इसका ऑप्शन देखिए कब मनाया जाता है। ये अक्टूबर का जो मंथ होता है ना, उसका ये उसमें मनाया जाता है ये। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। क्या कहलाता है वो? जो टिकाऊ जैव समूह होता है वो क्लाइमेक्स कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। सॉरी, क्लाइमेक्स नहीं, वो इकोटोन। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह जो है वो टिकाऊ होता है, इकोटोन। ठीक, ये जैसे एक पारिस्थितिकी तंत्र ये है, एक ये है, तो इसके बीच वाला ये जो है ये होता है इकोटोन। ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो ये कहाँ पे है? ये ओस्लो में है। याद रखिएगा इसको, कहाँ पे? ओस्लो में। ओस्लो ओस्लो किसकी राजधानी है बताइएगा आप कमेंट करके, अगर आपको पता है तो। ठीक है, बताइएगा आप। पारिस्थितिकी निकेत, निके की संकल्पना किसने दी थी? तो ये जो ग्रीनलैंड्स है ना, ग्रीनल्स, ये इन्होंने ही दी थी निकेत की। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो किसका नहीं है आप बताइए, किसका नहीं है इसमें से संबंध? ठीक है, तो ये औद्योगिक प्रबंधन ही है, आप अगर देखेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, संतुलन संतुलन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि के लिए लवण कक्ष या सॉल्ट जो मार्सेज होते हैं आदर्श स्थल है? किसके लिए बोला जा रहा है ये? तो ये जो हेलोफाइट्स होते हैं उनके लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली वही है ये हेलोफाइट्स। ठीक, केवल ए वन। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा यहीं सुंदरवन ही है। ठीक है, यहीं पर पाई जाती है। एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो, एपीफाइट्स कौन से पौधे होते हैं जो यांत्रिक अवलंबन के लिए जो है वो सहारा लेते हैं ना, वो उनको बोलते हैं एपीफाइट्स। ठीक है, याद रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने के हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है इसमें से? अब आप देखिए तो इसमें से इस हिसाब से इसमें जैव विविधता का जो संरक्षण करेंगे तभी तो पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाया जा सकेगा। ठीक है, बाकी सब को छोड़ दीजिए आप। जब तक इनकी इसका संरक्षण नहीं होगा जैव विविधता का, तो पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ बचेगा फिर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है? कौन सा है? तो जाहिर सी बात है, समुद्र आप देखिए पूरे पृथ्वी पर 2/3 भाग पे तो पानी ही है। ठीक है, समुद्र ही फैला हुआ है। ठीक, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में किसने परिभाषित किया है भूगोल को? तो ये हैं हॉर्लॉज बेरोज ने। ठीक है, हॉर्लॉन बेरोज, इन्होंने इसको मानव पारिस्थितिकी बोला है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठनों में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो किसको नहीं सम्मिलित किया जाता? जैविक होता है, आपको पता है, अजैविक भी, जैविक अजैविक और ऊर्जा, ये तीन तो है ही है। ठीक है, पर्यावरण के मूल संगठन। ये स्थानिक जो है ये नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और आगे भी ये सीरीज चलती रहेगी। इसके माध्यम से मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा। प्री से पहले ये पूरा कवर करके रिवाइज भी करवा दूँ। ठीक है, तो इसको आप देखते रहिए वीडियोस, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको भी देखिए और ये वाला भी देखिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।